जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में जिस टॉपिक को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं, बहुत ही करंट का बहुत ही ज्वलंत टॉपिक। और आईआर में एक बात मैंने आपको बताई है कि नो वन इज परमानेंट एनिमी एंड नो वन इज परमानेंट फ्रेंड। द ओनली थिंग इज परमानेंट इज इंटरेस्ट। केवल और केवल देश का अपना हित ही परमानेंट है, स्थायी है। बाकी ना तो शत्रुता स्थायी है और ना ही मित्रता। कई सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया हूँ। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। और जब पड़ोस में विपदा हो, आपदा हो और हम पटाखे दगाएं, ये कहीं की मानवता नहीं है। सबसे अच्छा पड़ोसी यही है कि जो पड़ोस के सुख दुख में सहायता करे। कम से कम सहायता ना करे तो इतना तो ना करे कि वो उसके दुख में उत्सव ना मनाए, या तो तटस्थ रहे। एटलीस्ट ऐसी जो है मानवता होनी चाहिए। और भारत का इतिहास रहा है कि और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम का हमेशा से इतिहास रहा है। और इसी हस्तक्षेप के सिद्धांत को, इसी संप्रभुता के, हर एक देश की संप्रभुता का पालन करने के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए भारत एक नई विदेश नीति के तत्व के रूप में एक नया तत्व शामिल कर रहा है और उसको बोलते हैं आपदा कूटनीति, आपदा राहत कूटनीति। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। डिजास्टर डिप्लोमेसी कुछ उदाहरणों से समझेंगे। आपने सुना होगा 2015 में नेपाल में भूकंप आया। सबसे पहले पड़ोसी होने के नाते किसने रिएक्ट किया? भारत ने। ऑपरेशन मैत्री चलाया। जापान में अ, जो नाभिकीय परमाणु रिएक्टर में जो है आपदा आई, विपदा आई, तो उसमें भी भारत ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 2011 की बात है। तुर्किये में भूकंप आया। तुर्किये जो कि कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का विरोधी रहा है, हमेशा पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है। उस समय भी भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया, उसको क्या करने के लिए? हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। मालदीव का हाल देख ही रहे हैं। पहले एक बार उनका प्लांट बंद हो गया था पानी का, जो कि समुद्र से मीठा पानी बनाता था, खारा पानी से मीठा पानी। वो आरओ प्लांट बंद हो गया तो इंडियन नेवी को भेजा गया पानी के साथ। म्यांमार में अगर चक्रवात आया तो हमने ऑपरेशन करुणा चलाया। ये सब क्या बता रहे हैं कि आपदा अगर पड़ोस में आई है तो हम उस आपदा के दौरान पड़ोसी को मदद करें, पड़ोसी को समर्थन दें, सारे गिले शिकवे मिटा करके। उस समय गिलों और शिकवों की बात नहीं की। उस समय ये नहीं कहा जाएगा कि एक बार आप मिले थे हमसे, हाथ नहीं मिलाए थे और आप उधर देखते हुए चले गए थे। ये सब नहीं कहा जाएगा, ये सब बाद का विषय है। वाद विवाद बाद में कर लेंगे, बहस बाद में कर लेंगे। तुरंत अभी क्या जरूरत है? किसकी जरूरत है? मदद की जरूरत। तो किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश जो कि आपदा विपदा से ग्रसित है, वहाँ पर डिजास्टर आया है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे नेचुरल हो, ज्वालामुखी हो सकता है फटा हो सकता है भूकंप आया हो सकता है चक्रवात आया हो सकता है बाढ़ आई हो। तो इस दौरान इस आपदा ग्रसित देश में एक देश के द्वारा जो समर्थन और सहायता प्रदान की जाती है, उसी को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा में क्या कहते हैं? आपदा कूट। मतलब डिजास्टर को भी एक फेवर के रूप में, एक अपने हित साधने के रूप में इस्तेमाल करने की कला को ही क्या बोलते हैं?
आपदा कूटनीति। ठीक है। कुछ चीजें इंटरनेशनल लेवल पर भारत के द्वारा की गई हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु कार्यवाही सम्मेलन, ये हुआ न्यूयॉर्क में। और यहाँ पर 2019 की बात है ये, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक संगठन की घोषणा की गई, उसको बोलते हैं CDRI। CDRI इस नाम से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपदा रेजिस्टेंस, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचनाएं हैं, उनका क्या है, गठबंधन है ये। मतलब इस गठबंधन के द्वारा जो सदस्य जुड़े हैं, जो संस्थाएं जुड़ी हैं, वो अपने देशों में और वैश्विक स्तर पर एक नया मॉडल तैयार करेंगी, जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करेगा जो आपदा रोधी हो। जैसे भूकंप रोधी बिल्डिंग, तटों के आसपास कोई डेवलपमेंट नहीं करना, मैंग्रोव वन लगाना, ताकि चक्रवात आने पर तटों पर कम से कम विपदाएं, कम से कम नुकसान हो। ठीक है। ये काम एक डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपने सुना होगा, सेंडाई फ्रेमवर्क। तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत काम करता है। ऐसा नहीं कि इसी से बंधा है, लेकिन सेंडाई फ्रेमवर्क भी इसके लिए एक मॉडल की तरह काम करता है। सेंडाई फ्रेमवर्क हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपदा प्रबंधन से। ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु सम्मेलन, इनके उद्देश्यों को लेकर के ही चल रहा है संगठन। हर 2 साल में ये संगठन क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है। उसका नाम क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस कैप्चरिंग द रेजिलियंस डिविडेंड। कहने का मतलब ये है कि आपदा रोधी स्ट्रक्चर अवसंरचना संबंधित जो भी रिपोर्ट जारी की जाएगी, वो CDRI के द्वारा जारी की जाएगी। क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि हाल फिलहाल इसका एक सम्मेलन, छठा सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये पढ़ी जा रही है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, इसका कूटनीतिक महत्व क्या है। इसका जो आपदा कूटनीति है, उसका महत्व क्या है। पहला, सॉफ्ट पावर को मजबूत करना। भारत हमेशा से किसी दूसरे देश की संप्रभुता का हमेशा से सम्मान किया है, उनके इंटरनल मैटर पर हमेशा हस्तक्षेप की भूमिका निभाया है, और तो और इनके साथ इस पॉलिसी को फॉलो करने के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर के इसका इतिहास रहा है। तो इस जब हम किसी दूसरे देश की जो आपदा से ग्रसित है, जहाँ पर आपदा आई है, अगर हम उसका समर्थन और अ, सहयोग कर रहे हैं, तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है। सेकंड,
द्विपक्षीय रिश्तों या संबंधों में सुधार। अगर हम किसी दुश्मन को भी उस समय सहायता दे रहे हैं तो वो कुछ नहीं, जब कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलेंगे तो नज़रें आमने सामने अगर मिलेंगी तो झुकेंगी तो जरूर। लोग भी उनको याद दिलाएंगे कि आप जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुराई कर रहे हो, जब आपके यहाँ आपदा आई थी सबसे पहले इन्होंने ही सहायता दी थी, तो कुछ तो शर्म करो। तो द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के लिए यहाँ पर 3 लोगों का जिक्र जरूर कीजिए। एक तो नेपाल में जब भूकंप आया 2015 में, तो भारत के द्वारा क्या शुरू किया गया? ऑपरेशन मैत्री। तुर्की में भूकंप आया तो क्या शुरू किया गया? ऑपरेशन दोस्त। म्यांमार में चक्रवात आया तो क्या शुरू किया गया? ऑपरेशन करुणा। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं। अफ्रीका से, यूक्रेन से अपने नागरिकों को बाहर निकालने की बात हो तो हमने न केवल अपने नागरिकों को बाहर निकाला बल्कि पड़ोसी देशों के नागरिकों को भी वहां से लेकर के आए। ठीक है। द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार के लिए भी इसका महत्व है। तीसरी बात क्या है? मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन। इसको बोलते हैं HADR, ह्यूमनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रेजिलियंट या डिजास्टर रिलीफ। ठीक। और ये सारी बात 2 सिद्धांतों पर ध्यान में रखकर की जाती है। पहला, संप्रभुता का सम्मान। ऐसा नहीं है कि वहां पर मदद करने गए और वहां पर क्या कर लिए? किसी का शोषण कर लिए, वहां की जमीन का इस्तेमाल कर लिए, कब्जा कर लिए। ऐसा कुछ नहीं। या वहां पर भी जाकर के बिजनेस की बात कर रहे हैं कि अपने यहाँ की कंपनी को ठेका दिलाए दे रहे हैं कि आप बांटो दवा, बाद में हम पैसा वसूल करते रहेंगे। ये सब काम नहीं। संप्रभुता का सम्मान, हस्तक्षेप की नीति। और साथ में वसुधैव कुटुंबकम की भावना। सारी दुनिया को एक ही परिवार मानना, अपना ही घर मानना, वो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। ठीक है। तो ये इसका क्या है? कूटनीतिक महत्व है। अब कूटनीतिक महत्व तो है, लेकिन हमारे लिए कितना भी महत्वपूर्ण है तो हम किस भावना से प्रेरित होकर के ये काम करते हैं। जो तुर्की हमारा हमेशा से विरोध किया है पाकिस्तान, वो कश्मीर के मुद्दे पर, फिर भी हमने उसकी सहायता करने में थोड़ा भी समय नहीं लगाया। तो हमारे लिए क्या, कौन सी इंट्यूशन, कौन सा फैक्टर हमें प्रेरित करता है कि हम बढ़ चढ़ करके भाग लें कहीं भी आपदा आई हो तो उसके लिए कारक कौन से हैं? तो भारत को प्रेरित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक भारत को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं? आपने सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अगर भारत संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता का डिमांड कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ा जो फोर्स है दिखाने के लिए, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो सबसे बड़ा फोर्स है वो ये है कि मौके पर हम हर मुद्दे पर हाजिर रहते हैं। वैश्विक मुद्दे पर हम अलग थलग नहीं हैं। अगर
हम दावा करते हैं तो हमें कुछ देशों का समर्थन भी चाहिए। उसके लिए क्या है, ना केवल हमें दिखावा करना है, ना केवल बातें करनी है, हमें जमीनी स्तर पर करके भी दिखाना है। तो पहला कारक क्या है प्रेरित करने का? क्षेत्रीय, भारत की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरना। आजकल यही लड़ाई चल रही कि एशिया को लीड कौन करेगा, चाइना या भारत। इन दोनों में प्रतिद्वंद्विता चल रही है। क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभार और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, इनकी प्रबल दावेदारी ये बताती है कि जो है हमें वैश्विक मुद्दे पर अपना एक अच्छा रोल मॉडल क्रिएट करना है। हमें लोग आदर्श के रूप में देखें, ना कि एक क्रिटिसाइज करें कि मदद करने आए थे और कब्जा कर लिए। ठीक है, आप देखिए सूडान के संघर्ष में भी कितने यूएन के शांति सैनिक जो कि भारत की तरफ से गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। यूएन शांति सम्मेलन उसमें भी शांति सेना में भी भारत द्वारा बढ़ चढ़ करके भाग लिया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक भेजे जा रहे हैं शांति सम्मेलन के लिए, आक्रमण के लिए नहीं। दोनों में फ़र्क है। नाटो बना लिए दूसरे पर आक्रमण करने के लिए, अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई संगठन नहीं है, ना ही भारत ऐसे किसी सैन्य संगठन का मेंबर है। ये क्या है, एक रोल मॉडल ही तो है लोगों के लिए। दूसरा, जब हम अपने घर, जब अपना पेट भरा होता है तभी लोगों पर दया आती है, तभी आप दूसरे पर दया करेंगे। अगर अपना खाने को कुछ नहीं है तो आपको दया नहीं आएगी। ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, आप कभी भी जीवन में ट्राई करके देख लीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। अगर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड या रिलीफ फोर्स, अगर एनडीआरएफ टीम अच्छा हमारे यहाँ काम कर रही है, मतलब हमने घरेलू स्तर पर आपदा के दौरान अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रशिक्षण ले रखा है, जमीनी स्तर पर हमने उसको कार्यान्वित किया है कि अगर उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश तटीय राज्यों पर चक्रवात आते हैं तो हमने उसको अच्छे से मैनेज किया है। उसके प्रतिक्रिया में हमने अच्छा जो है रिएक्शन दिया है। चक्रवात के रिएक्शन में अगर हम अच्छा रिएक्शन दिए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास घरेलू स्तर पर इन सब चीज़ों को मैनेज करने की एक्सपर्टीज है। तो उस एक्सपर्टीज को हम दूसरी जगह क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्य के साथ मेरे प्रयोग में सत्याग्रह और असहयोग वहाँ पर हथियार के रूप में ट्राई कर लिया था, तो भारत में इनको ट्राई करने में कोई मतलब संशय नहीं था, डाउटफुल वो नहीं थे। अपने हथियार के प्रति वो ये जान रहे थे कि हमारा ये शस्त्र अंग्रेजों के विरुद्ध काम कर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अगर हमारे पास घरेलू स्तर पर इन सब चीज़ों को मैनेजमेंट करने की एक्सपर्टीज़ है, हमने वो चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में झेली है, तो हम दूसरे देश को क्या कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं। मानवीय स्तर पर, मानव होने के नाते उससे मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, उससे हम पुरानी दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि घरेलू स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमता का लाभ उठाना। जब हमने घरेलू स्तर पर उन चीज़ों को मैनेज कर रखा है तो हमें बाहर अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती। तीसरी बात, तीसरी बात क्या है, भारत की मजबूत आर्थिक समृद्धि। जब पैसा है तभी मदद करेंगे, अदरवाइज तो मदद कर नहीं सकते। केवल और केवल लोगों को तो वहाँ पर पहुँचाने के लिए प्लेन चाहिए ही चाहिए, राहत सामग्री पहुँचाने के लिए, चाहे वो चिकित्सा सुविधा हो, चाहे पानी हो, चाहे भोजन हो, हमें प्लेन चाहिए। जब अपने यहाँ अतिरिक्त होगा तभी हम दूसरे को दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं,
अगर आर्थिक समृद्धि भारत की अच्छी ना होती, खुद ही कंगाल होते, तो दूसरे की मदद कर पाते? नहीं कर पाते। तो इन्हीं दो तीन फैक्टर के कारण भारत अपने आप इनिशिएटिव लेता है, में किसी का वेट नहीं करता, वॉच एंड वार्ड की भूमिका नहीं निभाता कि देखते हैं क्या और लोग क्या आते हैं, जो अपने को दिग्गज लगा रहे हैं, जो अपने को सुपर पावर लगा रहे हैं, वो आते हैं कि नहीं आते। तो भारत इसमें वैश्विक स्तर पर बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी दूसरे देश को देखे, अपने लेवल पर सबसे पहले क्या किया? मदद करता है। अभी आपने कोरोना वैक्सीन को उसमें सुना होगा, जहां लोग पेटेंट के लिए लड़ रहे थे, भारत ने क्या किया? वैक्सीन मैत्री पहल शुरू किया, 100 देशों को वैक्सीन दिया, और जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी वैक्सीन पहुंचाया, साथ में अपने यहाँ टीकाकरण वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू रहा। ऐसा नहीं कि वो ये कह रहा था भारत कि पहले हम अपने नागरिकों को सुरक्षित करेंगे उसके बाद आपको देंगे, ऐसा नहीं था। ये दोनों कार्यक्रम साथ साथ चल रहे थे। ये सब क्या है? भारत की उभरती भूमिका को बता रहा है। ये बता रहा है कि भारत अवसर के रूप में, अगर अवसर भुनाने की बात है तो आर्थिक हित उसके वो आगे नहीं रख रहा, वो पहले मानवीय हित आगे रख रहा है। हमारा व्यवहार बना रहे, हम बाद में दुश्मन हैं, पहले मनुष्य हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट है कि आपदा राहत के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, आपदा राहत के प्रति भारत का दृष्टिकोण। क्या पर्सपेक्टिव है? पहला पर्सपेक्टिव तो यही है, सबसे पहले सहायता और समर्थन, कि दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, और केवल कह ही नहीं रहे हैं, हमारे हिसाब से जो भी मदद हो सकती है हम आपको देंगे, चाहे वो चिकित्सा सुविधा के रूप में हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे पानी के रूप में हो, चाहे बुनियादी अवसंरचनाओं के रूप में हो। कई सारे उदाहरण से आप लिख सकते हैं, मालदीव का उदाहरण दे सकते हैं, नेपाल का उदाहरण दे सकते हैं, म्यांमार का उदाहरण दे सकते हैं, यमन का उदाहरण दे सकते हैं, सूडान का उदाहरण दे सकते हैं, यूक्रेन का उदाहरण दे सकते हैं, अफगानिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं। दूसरी बात, क्षमता निर्माण। ऐसा नहीं कि हम मदद दे करके चले आए और उसके बाद आपके यहाँ ही उसी भोजन उसी पानी के लिए लड़ाई होने लगी। तो क्षमता निर्माण में क्या करते हैं? ऐसी अवसंरचनाएं डेवलप करते हैं ताकि आगे वहाँ पर लाइफ सस्टेनेबल चलती रहे। जैसे मालदीव का अगर आरओ प्लांट, वाटर प्लांट खराब हो गया, तो हम तुरंत तो पानी भेजेंगे, सब भेजेंगे, साथ में इंजीनियर और प्लांट से रिलेटेड मशीनरी भी भेजेंगे कि अगर छोटी मोटी अगर परेशानी हो तो फिर उसको क्या कर दें, सही कर दें, या एक प्लांट ही दे दिए कि ठीक है हम प्लांट भेज रहे हैं। कहीं पर भूकंप आया, तुरंत 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल खड़ा कर दिए टेम्परेरी। ये सब क्या है? क्षमता निर्माण। डॉक्टरों की टीम भेज दी है, नर्सों की टीम भेज दी है, ठीक है, एनडीआरएफ की टीम भेज दी है। तो ये सब क्या है? क्षमता निर्माण। ठीक है, कई सारे देश का यहाँ पर इस नाम लिख सकते हैं, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, ठीक, और क्या हो सकता है? म्यांमार। तीसरा, संघर्षगत या आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की सहायता। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहल भारत की याद रखिएगा, सागर पहल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं भारत के, समुद्री पड़ोसी जो हैं, उनके लिए
ये पहल बहुत ही तत्पर काम करती है। दूसरा, आपने एक नाम सुना होगा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इस पर भी मैं लेक्चर ले चुका हूँ, तो ये भी आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले पड़ोसी। पड़ोसी की एक खास बात होती है कि पड़ोसी आपको जन्म से ही मिलता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए अपना घर बार छोड़ करके बाहर जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको पड़ोसी अगर चेंज करना है तो आपको दूसरी जगह कहीं जा करके बसना पड़ेगा। तो मनुष्य हो तब तो आप कर लेंगे, लेकिन देश में क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि पूरा भारत कहीं जा करके रसिया में बस जाएगा या अमेरिका में बस जाएगा, पाकिस्तान से बहुत तंग है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो पर्सनल लेवल पर तो आप पड़ोसी चेंज कर सकते हैं, लेकिन भौगोलिक स्तर पर, वैश्विक लेवल पर आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सब दृष्टिकोण है भारत का। चौथा, आपदा के बाद पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। मकान बनाना भूकंप के बाद, चिकित्सा सुविधा, हॉस्पिटल बनाना, कनेक्टिविटी। ठीक है, ये सब क्या है? पुनर्वास के उसमें अफगानिस्तान में किया, नेपाल में किया। ठीक है, जितनी क्षमता उतना करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ एकदम चेंज कर दिए, वहाँ पर दूध की नदियाँ जा करके बहा दिए, ऐसा नहीं। जितनी क्षमता थी हमने किया। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, चिकित्सा सहायता में लिख लीजिए, वैक्सीन मैत्री पहल। कहाँ लोग पेटेंट के लिए लड़ रहे थे कि महंगे दाम पर जो है वैक्सीन बेच सकें, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। सार्क देशों को भी दिया, पड़ोसी देशों को भी दिया, और 100 देशों को उसके साथ वैक्सीन की आपूर्ति की। ठीक है, चुनौतियाँ इस कूटनीति में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? पहली प्रॉब्लम तो यही है, देखिए, मालदीव, श्रीलंका, कुछ हो जाता है सबसे पहले हम मदद करते हैं, और बाद में वो क्या कर रहे हैं? मालदीव में क्या नारा लग रहा है? क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। हम लोग चलाए थे क्विट अंग्रेजों भारत छोड़ो, और वो लोग क्या चला रहे हैं कि भारतीय मालदीव छोड़ो। कई सारे मुद्दे पर हमने उनकी मदद की, लेकिन वो उसका एहसान नहीं मान रहे। श्रीलंका को देखिए, हम्बन टोटा बंदरगाह किसको दे रहे हैं? चाइना को। भारत ने अपनी सुरक्षा की आपत्ति भी जो है दर्ज कराई कि हमारे लिए इतनी सुपर पावर, इतनी बड़ी पावर हमारे पड़ोस में आ जाए वो सही नहीं है। तिब्बत के मामले में हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी श्रीलंका नहीं मान। म्यांमार देख लीजिए, प्रो चाइनीज़ जो है सोच रखता है। ठीक है, लोकतंत्र है ही नहीं वहाँ पर। पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान ने तो यहाँ तक हद कर दी कि 2022 में वहाँ पर बाढ़ आई, तो बाढ़ में इंडिया ने मदद देने की कोशिश की तो उन्होंने मदद को ही अस्वीकार कर दिया। मतलब एक अलग ही लेवल पर वो जी रहे हैं। मदद देने में क्या दिक्कत है? क्या आपकी स्थिति पूरा विश्व नहीं जान रहा है? लेकिन एक अलग ही दुनिया में वो जी रहे हैं, पता नहीं क्या है। तो चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती ये है कि सीमित प्रभाव। नेपाल, मालदीव, यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट ये लोग काम किए, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपना भलाई करना छोड़ देंगे, कभी ना कभी पड़ेगा ही। ठीक है, हम तो अपनी भूमिका निभाएंगे ही, बिग ब्रदर की भूमिका, खास करके पड़ोसी देशों के। दूसरी बात, भू राजनीतिक तनाव, जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रेस है। मालदीव के क्षेत्र में, श्रीलंका के क्षेत्र में, तुर्की का देख लीजिए, इनकी मदद की है, फिर भी ये श्रीनगर, वो सॉरी, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसकी भाषा बोलते हैं? पाकिस्तान की।
सऊदी अरब जैसे लोग, जो है सऊदी अरब जैसे देश, जो कि जो है हमेशा पाकिस्तान के मुद्दे पर, पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिए, उन्होंने अपना रुख चेंज कर लिया भारत की स्थिति परिस्थिति देख करके, उनका स्वभाव देख करके। लेकिन ये अभी पता नहीं किस दुनिया में जी रहा। ठीक है, तो ये सब तनाव भी। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? तकनीकी क्षमता की कमी। और ये सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिली कब? जब 2011 में जापान के फुकुशिमा पावर प्लांट में लीकेज हुआ, न्यूक्लियर लीकेज। एनडीआरएफ के पास, मतलब एनडीआरएफ असमर्थ थी उस परिस्थिति में काम करने के लिए, क्योंकि अब या तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर न्यूक्लियर लीकेज कराया जाए, ऐसा तो है नहीं। तो उससे क्या होता है कि जब यहाँ पर ऐसा हुआ तो वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम गई तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस लेकर के आई। अब उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल हम आगे करेंगे भविष्य में। ठीक है, चक्रवात को मैनेज करने का एक्सपीरियंस हमारे पास था, भूकंप को मैनेज करने का एक्सपीरियंस हमारे पास था, बाढ़ को मैनेज करने का एक्सपीरियंस हमारे पास था। का नहीं था तो तकनीकी बाधाएं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन उससे भी हमने क्या लिया? सीख लिया। चौथी चुनौती क्या है? ऐतिहासिक दुश्मनी। इसमें एग्जाम्पल किसका देंगे? पाकिस्तान का। 2022 में बाढ़ आई, उन्होंने मदद को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया, कहा हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, हमारे ही भाई बंधु थे पहले, तो इनको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इनकी सोच को बता रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, कि अब हम आगे सोल्यूशन क्या करें, आगे का हमारा रास्ता क्या हो। तो सबसे पहली बात कि हम अपनी क्षमता निर्माण पर ध्यान दें। लॉजिस्टिक्स के लिए हेलीकॉप्टर, पोर्टेबल हॉस्पिटल हमारे पास हो, तुरंत जा कर के हॉस्पिटल बना देना 2-4-10 घंटे में। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर। तो क्षमता निर्माण पर हमें ध्यान देना है। दूसरी बात, बजट या वित्तीय अवरोध दूर करना, प्रॉपर फंडिंग हो। ऐसा ना हो कि कहा जाए कि एनडीआरएफ खाली लाल कोट पहनकर पानी में तैरते रहते हैं, उनकी भी इम्पोर्टेंस समझा जाए। ठीक है, तो अगर वो तैरते हैं तो आप भी तैर लीजिए, जो भी उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अनिश्चितता काफ़ी ज़्यादा है। और जब भूमंडलीय दौर चल रहा हो, भूमंडलीकरण का दौर चल रहा हो, एक घटनाएं पूरे विश्व को हिला देती हैं, अनिश्चितता का दौर चल रहा हो, तब तो ये और ज़रूरी हो जाता है कि तैयारी पूरी रखी जाए। इसी वजह से देखते होंगे सेना कई बार अभ्यास करती है। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो वहाँ पर किसको लगाया जाता है? सेना को। चाहे वो बाढ़ के उसमें देख लीजिए, चाहे मौसमी दशाओं चक्रवात के उसमें देख लीजिए, जब सारी चीज़ें सारे रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं तो सेना को वहाँ पर उतारा जाता है, चाहे वो वायुसेना हो चाहे नौसेना। ठीक है, तीसरी बात, वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर अपनी उपलब्धियों को आगे रखना, बताना कि हमने ये किया वो किया, ताकि लोग हमको कमतर ना आके। ठीक है, शांति सेना के लिए यूएन की शांति सेना। और चौथा, जब हम फुकुशिमा से तुर्की तक पहुंच गए हैं तो हमें इससे आगे भी विस्तार करने की ज़रूरत है, खास करके प्रशांत क्षेत्र पर। तो क्वाड देशों का
क्वाड जैसे संगठनों का मदद शामिल करना इसमें। हम जहाँ नहीं पहुँच सकते हमारे मित्र पहुँच सकते हैं, बता देंगे कि वहाँ पर ज़रा देख लो जा करके। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पर नहीं पहुँच पाए फ़ोन कर दिए कि वहाँ पर हमारा मित्र है, ज़रा देख लेना, मैं पहुँच रहा हूँ, या हमें पहुँचने में देर हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़त हासिल होगी। हिंद क्षेत्र में तो हासिल है ही, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़त हासिल होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है, चीज़ों का रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए और लिखते रहिए से रिलेटेड जो भी हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर और चाहिए चीज़ें मैटर, तो आप जो है या इंक्लूड करना चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पर एक बार डिस्कशन हो जाए, तो भी आप कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।